ऑलराइट, एफआरएम पार्ट 2 का सबसे पहले लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द सिलेबस, किस तरीके से पढ़ना है एंड व्हाट ऑल यू आर सपोज्ड टू बी स्टडीइंग। यू शुड ऑल बी हैविंग योर श्वाइजर बुक्स। अभी आप लोग लेवल 1 दे दिया तो मोर और लेस यू पीपल नो, आई जस्ट क्विकली जस्ट गो थ्रू इट। आप लोग का इसमें 5 सब्जेक्ट्स होगा, देर ऑल रिलेटेड टू योर रिस्क। तो जो चीज़ हम लोग लेवल 1 जो कर रहे थे ना, वी वर ट्राइंग टू बिल्ड अ फाइनेंशियल का बेस अपना। रिस्क मैनेजमेंट में डेरिवेटिव्स यूज होता है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होता है, उनका सेंसिटिविटी वगैरह कैसे चेक करते हैं, तो ड्यूरेशन होता है, डेल्टा होता है, गामा होता है। सो वी वर लुकिंग एट लीनियर, नॉन लीनियर, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड एवरीथिंग। वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ द लेवल ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, द फाइनेंशियल डोमेन, बिकॉज एफआरएम डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू हैव अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड फ्रॉम द बिगिनिंग। So quants हो या fixed income हो, derivatives में all the kinds of derivatives. So we started from scratch in that. Level 2 में now we get into the specifics. Your first subject is talking about market risk. Second one is dealing with credit risk. Third is your operational risk and इसमें 2-3 chapters जो है आपका वो liquidity risk related भी इसी में डाला हुआ है. Your fourth subject and fifth subject is actually in the same book. It's in book 4. That is your investment risk and management. वो लंबा सा नाम है but वो है investment risk. And this one is your current issues. Now if you look at current issues, the current issues portion has been पूरा का पूरा changed. The syllabus has gone under lot of major changes. Now FRM का application, कई लोग मेरे को बहुत बार पूछते हैं कि FRM का application कहाँ है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर एंड एनर्जी सेक्टर, जहाँ पे भी आपको रिस्क मैनेज करने का जरूरत पड़ेगा, बी ड्यू टू द फॉरेक्स, बी ड्यू टू इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे होना, ट्रेजरी में जो मैनेजमेंट होता है, बिकॉज योर इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल के हिसाब से थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव। तो वो सब जगह पर आपका रिस्क मैनेजमेंट कम्स इन टू प्ले। The very important thing that we're looking at is the global risk management and जो crisis हो रहा है, a country fails, Greece happened, Brexit का जो हो रहा है, so how do you manage now? Brexit is actually वो stress testing जैसा चीज। Now if you understand, Brexit is not normal वाला bad case, worst case, good case and वो सब चीज। Now Brexit becomes your stress testing वाला when you exceptionally extreme situations में आप अपना variables को push करते हो, तो how does your underlying react, how is your position, like say for example Tata Motors. Now, how will Tata Motors react to the Jaguar का valuation change in its balance sheet with respect to Brexit happening? So these things, ये सब जगह पर risk management comes into play. The second very important thing, so Brexit, Greece falling down, and you know the kind of जिस scale पर इस बार recession हुआ, जिस तरीके का मार्केट में वॉलेटिलिटी है, ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से कम होकर के वापस बढ़ा है, सो अगेन द सोलर पावर थिंग कम्स इन, देन व्हाट हैपेंस टू द मार्केट, प्राइवेट इक्विटी एंड ये जो स्टार्टअप्स है इसमें जिस तरीके से चेंजेस हो रहा है, नाउ टेक्नोलॉजी चेंजेस, एन ऐप कम्स इन एंड अ ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर इज एब्सोल्युटली आउटडेटेड। तो इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, उसको अडॉप्ट करना इज बिकमिंग डिफिकल्ट। And another very important part is your Basel norms becoming mandatory with the banking sector by 2019 March. Even if we talk about the largest banks, Arundhati Bhattacharya is one of those top 2-3 contenders for the governor's post. I don't know how many of you are reading. पढ़िए, प्लीज पढ़िए। So start reading all these things also because we need to get a little updated. थोड़ा सा अपने लोग को ना प्रैक्टिकल अप्रोच रख के रखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बोरिंग हो जाएगा पढ़ाई, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो एनीवेज, सो देयर इज अ गुड चंक 60-70, बहुत थोड़ा टाइम पहले का आर्टिकल पढ़ा था, 60-70% ऑफ एसबीआई पीपल आर शेड्यूल्ड टू रिटायर बाय 2020। 2019 मार्च तक आपका Basel 3 का implementation होगा। Basel has become a very important part, especially with the NBFC licenses and all coming up. The banking sector is actually flourishing. Although the financial sector might not look all that great right now, क्योंकि एक बार जब मोदी गवर्नमेंट आया था, financial sector rose and then again it fell down and अभी थोड़ा सा वो stable type का चीज में होके रखा है। But then it's going to get better. You're getting hedge funds in India now. You have private equity investment in a great deal right now. CDS वगैरह उतना prominent terms में नहीं आया है, but as we see that you know वेस्ट में जो होता है वो धीरे धीरे करके इंडिया में आता है, तो those things are gonna come up, and जैसे हम लोग का scale of operations बड़ा होगा, these things will become very important. Basel 2 से अब से फॉर एग्जाम्पल आई एम फॉलोइंग टैली इन माई ऑफिस, उसके बाद में मैंने एक दूसरा ERP डाला, उसके बाद में मैंने SAP डाला, तो आपका SAP कोई एक दिन में इंप्लीमेंट नहीं हो जाता है कि आज मैंने SAP इंस्टॉल किया, आई कॉपी पेस्ट द फाइल्स एंड आई एम डन। इट डज नॉट हैपन दैट वे, राइट। सो व्हेन यू वांट टू चेंज अ सिस्टम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यू फर्स्ट रन 2 सिस्टम्स पैरेलली, धीरे धीरे करके आप उसको चेंजेस ला रहे हो, फिर जब उसको टेस्ट कर रहे हो कि जो नया सिस्टम डाला है वो सही चलने लग गया है क्या, once that has started running very successfully and very properly, then you shift to the permanent new system and you eliminate the old system.
So similarly, when you're moving from Basel 2 to Basel 3 norms, you have to, it takes a lot of time to implement those systems, and वो phases में implement होता है. आप पूरा का पूरा बैंक सेक्टर, मतलब एक पूरा का पूरा बैंक सोचो, कितने ATMs, कितने ब्रांचेस, कितना सारा कुछ होता है. You cannot just automatically suddenly just change it into another Basel system. So these changes are brought about in phases, and इसको time लगता है implement करने में. Implement करने के बाद में भी इसका valuation, reporting वगैरह भी बहुत change हो गया है. If you see the risk reporting and all, those things have changed quite a lot, and especially in the larger scale organizations, which are, you know, very prone to these kind of macroeconomic factors, like an exporting company, even a TCS and an Infosys is very susceptible to the forex changes, because maximum revenue is going to be derived from the foreign countries, US predominantly. So when we talk about these kind of companies, we also need to understand that the forex ka impact is going to be quite significant, and forex itself ko manage karna is a major concern of the risk management sector. So when we are talking about risk, we have a financial domain, knowledge right now. We will be focusing on the risk portion now in the level 2. ब्रॉडली अगर देखेंगे तो अपना कोई भी चीज़ पोर्टफोलियो है, नॉट पोर्टफोलियो एग्जैक्टली, बट किसी भी चीज़ का वैल्यू का जो चेंज हो रहा है, कितना वैल्यू एट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, डेरिवेटिव्स का प्राइसेस चेंज हुआ, दैट इज व्हाट वी डू इन मार्केट रिस्क. क्रेडिट रिस्क है सामने वाला पैसा नहीं दिया तो उसका रिस्क, दैट इज योर क्रेडिट रिस्क. सो वी विल बी स्टडीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर. इसमें फोकस विल बी VAR के ऊपर में 3-4 चैप्टर निकाल देगा. राइट, इफ यू टॉक अबाउट मार्केट रिस्क, एक्चुअली देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, इट्स डिफिकल्ट. VAR वगैरह पे काफ़ी सारा चीज़ निकाल देगा. कोरिलेशंस किस तरीके से इंपैक्ट करता है उसके ऊपर में 3-4 चैप्टर्स विल बी देयर, एंड उसके बाद में इंटरेस्ट रेट वाला पोर्शन के ऊपर में 3-4 चैप्टर्स आ जाए कि इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन से मार्केट में आपका वैल्यूएशन कैसे इंपैक्ट होता है. इवन यू अंडरस्टैंड कि वैल्यूएशन ऑफ कंपनी में क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं ना फ्यूचर कैश फ्लोज को. सो इंटरेस्ट रेट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर डिटर्मिनिंग एनीथिंग का वैल्यू. Then you move on to the credit risk wala portion. Credit risk mein you will see a lot of chapters are there on the overall risk wala part. Credit decision क्या होता है, पहले थोड़ा सा theory है, वो LA अपने काफ़ी कुछ कर चुके हैं, loss given default effect, EAD and all those things we've done. So basic first 3-4 chapters we start off with. Then we start with building की PB कैसे निकाले, recovery rate निकाले तो कैसे निकाले. So all those component का calculation comes in. क्रेडिट रिस्क मॉडल जाएगा. क्रेडिट रिस्क में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट कम्स इन इज ये अपना क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो होता था ना, CDS एंड ऑल. आई विल एक्सप्लेन CDS इन शॉर्ट जस्ट टू गेट यू अ लिटिल इनटू द सिलेबस कि अच्छा आपने किस तरीके का पढ़ेंगे. दैट CDS इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्रेडिट डेरिवेटिव. CDS क्या होता है, एक तरीके का, अगर कोई सामने वाला कंपनी डिफॉल्ट करता है, सपोज मैंने इन कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इस कंपनी का बॉन्ड खरीदा है. Now what if her company defaults? She does not pay me. Her company does not pay me the amount. What I do in that situation is I can buy an insurance कि अगर वो पैसा नहीं देगी तो वो insurance will compensate me. Fire insurance खरीदते वैसे इसका भी insurance खरीद सकते हैं. That is CDS. So we'll discuss that today itself in a little detail. तो वो सब के ऊपर है. Wrong way risk और central counterparty के ऊपर में 3-4 chapters आपका introduce हुआ है L1 में from this year May 2016. So that portion से related 2 chapters है, that is going to be over here. Central counterparty related. Central counterparty related एक और chapter आप current issues में भी करेंगे. So I'll discuss that central counterparty वाला part. उसके अलावा when you talk about operational risk, around 40% of the content is very Basel centric. 40 भी नहीं, in fact 60% बोल सकता हूँ Basel centric है. So when you're talking about the operational risk वाला subject, this is the more problem area वाला subject. दिस इज दी मेजर प्रॉब्लम एरिया वाला सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ना आपका इशू ज़्यादा होता है, बिकम्स रिलेटिवली थ्योरेटिकल, बोरिंग एंड बल्की टू डू. तो ऑपरेशनल रिस्क थोड़ा प्रॉब्लम वाला रहेगा अपना. तो व्हेन वी स्टार्ट ऑपरेशनल रिस्क आई एक्चुअली डू 2 books parallelly. So once I start with operational risk, I'll do 2 books parallelly because otherwise it will get very annoying for you guys. हाँ, बैजल को छोड़ के, बैजल कराऊंगा तो एट स्टेज पूरा बैजल करा दूंगा. तो ऑपरेशनल रिस्क ऐसे भी अपने को पता है कि जो मार्केट, क्रेडिट या किसी और रिस्क में क्लासिफाई नहीं हो सकता, दैट ऑल विल गो टू ऑपरेशनल रिस्क. हम लोग वो 3 अप्रोचेस किए थे, बेसिक इंडिकेटर, एडवांस मैनेजमेंट अप्रोच, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच. पहला वाला था कि आपका जितना भी वो प्रॉफिट कुछ एवरेज लेते थे उसका इंटू 3 कर दो, वो आपका रिस्क वाला आ जाएगा 15% करके. 3 years एवरेज प्रॉफिट इंटू 15% वॉज गिविंग अस दैट. सेकेंड वाला था कि अच्छा 8 लाइन में डिवाइड कर दीजिए अपना बिजनेस को, वो बिजनेस लाइन में जितना जितना प्रॉफिट है उसका 15%, 12%, 11% उस तरीके से था. एंड द थर्ड वन वाज टॉकिंग अबाउट दैट द बैंक शुड बी हैविंग एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, कि बैंक को अपना ऑपरेशनल रिस्क खुद से कैलकुलेट करना चाहिए, एंड उसके बेसिस पर उनको अपना रिस्क कैपिटल डिटरमिन करना चाहिए, जिस विच वी डिस्कस इकोनॉमिक कैपिटल. कि आज बैंक है तो बैंक का कितना कैपिटल होना चाहिए, बिकॉज सपोज आई हैव डेट एंड आई हैव एसेट्स.
अभी एसेट 100 है, ये डेट सपोज 80 है एंड ये 20 है. द मोमेंट एसेट का वैल्यू फॉल्स बिलो 20, बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा. बैंक बैंकरप्ट नहीं होने दे सकते हम लोग. We cannot allow the bank to get bankrupt. And the second thing is that the debt wala part includes all the current account, savings account, fixed account deposits that we people make in the bank accounts. बोलो, following? So उन सारे सिचुएशन में it becomes so important that बैंक का रिस्क जो कैपिटल है वो इरोड नहीं हो. जो ज्यादा रिस्की बैंक होगा उसको बोलेंगे भाई आप ज्यादा कैपिटल को मेंटेन करिए. So there is a tier 1 capital, tier 2 capital. Basel norm comes into play over there. Basel 1 was there, then 2 got implemented, which is already running in India, and then 3 is going to be implemented very soon. Basel 3, a lot of revisions have been made with respect to the recent economic scenario में जो चीज़ हो रहा है उसके बेसिस पर अपने काफ़ी सारा changes लेके आए हैं Basel 3 में. Now Basel 3 obviously it cannot be mandatory. आज इंडिया के बाहर कोई भी बैठ करके इंडिया में थोड़ी अपना रूल चला सकता है. It's not possible. It is a central bank which make the Basel norms mandatory for their banks in their country. So the RBI has the authority to implement Basel norms in all the banking sector enterprises in India. So operational is going to focus. कुछ पोर्शन वो थियोरेटिकल है कि ऑपरेशनल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं. वो 7 डिपार्टमेंट्स जो था, 8 डिपार्टमेंट्स जो था, उसमें थोड़ा फोकस करके कि व्हाट आर द डिफरेंट केसेस विच विल कंसिडर एज ऑपरेशनल, हाउ डू यू मॉडल ऑपरेशनल रिस्क, हाउ डू यू कैलकुलेट ऑपरेशनल रिस्क, हाउ डू यू कैलकुलेट इकोनॉमिक कैपिटल, उसके ऊपर में 2-3 चैप्टर्स रहेगा. एंड देन द नेक्स्ट सेक्शन इज गोइंग टू बी थर्डली फोकसिंग ऑन दी Basel norm वाला पार्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर. सो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट बैंकिंग सेक्टर सेंट्रिक. तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया. उसके बाद में वील कम टू द इन्वेस्टमेंट रिस्क वाला चैप्टर. वो बेसिकली पोर्टफोलियो रिलेटेड रिस्क को, आज पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करना, अब तो खाली एक सिग्मा पढ़ के छोड़ दिए थे, बट उसमें पोर्टफोलियो का भी तो BAR वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू एट रिस्क एंड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज, वो सारा चीज़ रहेगा. देन हेज फंड रिलेटेड 1-2 चैप्टर दिया हुआ है. एंड उसके अलावा those Jensen's alpha and all those risk metrics which we calculate, we'll have a few more of the different metrics that we can calculate with the investment risk wala part. Hedge fund क्या होता है and all, we'll discuss a few terms right away itself. Current issues have been totally revamped. पूरा का पूरा syllabus change कर दिया है. पहले current issues में ना 10 अलग ये they would talk about different case studies कि आयरिश बैंक डूबा तो क्यों डूबा, the kind of financial disasters में जो आपने किया था ना level 1 में, it is something of that sort. But that was the earlier syllabus. Right now what they have done is they have changed the whole syllabus and made it contemporary with respect to 2007-9 का crisis. So 2007 and 9 का जो crisis वाला part है, that is the major focus over here. कि market में liquidity उड़ा तो क्यों हुआ, AIG all in that International General Insurance Company के साथ जो हुआ तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, liquidity कहाँ उड़ा. In fact इनके chapters के बीच में ना they've done one very good thing honestly. Current issues से वो boring content हटा दिया. Although this I don't know whether you'll find it interesting or not, we'll try to make it as interesting as possible. But what they've done is like LTCM वगैरह था ना, तो यहाँ पर थियोरी का कोई चैप्टर है, उसके एंड में उसका इम्पैक्ट LTCM पे, तो वो वैसे करके 2-3 पैराग्राफ करके डाल के दिया है. So they are trying to make it, the syllabus has been revamped quite a lot. They've tried to make it very contemporary as in with respect to the current market scenario, but again the volume has increased a little bit. Okay, now the weightage if you talk about, this is going to be 25%, 25%, 25%. This is going to be 15% and this is going to be 10%. So this is your 25% of the 4 books. So all the 4 books are having one quadrant. आप लोग को 5 एग्जाम जो स्कोर मिलता है, you already seen in level 1, you will be getting your quartiles. So you're in the top 25 performers, next 25% performers, next 25 or next 25. So it's theory of relativity वाला part also comes in over here. इसमें we discussed a few topics like कॉपिला वॉपिला करके एक चैप्टर किया था FRM में, वो समझ में आया नहीं होगा, इसमें वो चैप्टर वापस घुसा दिया है, वो अभी भी नहीं समझ में आएगा. So there will be a couple of places wherein the data is quite ambiguous, मतलब काफी सारा चीज वो बहुत ज्यादा हाई लेवल स्टैट्स है, तो आपको खाली समझ के करना पड़ेगा. इनफैक्ट इवन इफ यू विल नोटिस, बुक में प्रोफेसर नोट वगैरह में दे दिया कि ओनली अ जनरल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर, यू कैन नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, यू विल नॉट गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, आपको समझना पड़ेगा. सो लेवल 1 में बेसिकली होता था एक मल्टी फैक्टर रिस्क मेट्रिक हेजेस किए थे हम लोग, उसमें 1-2 जगह तुम लोग को 2 जगह खाली पार्शियल बकेट और फॉरवर्ड बकेट में कैलकुलेशन नहीं बताया था, बाकी सब जगह वो चैप्टर भी अपने किए थे. सेकेंड चैप्टर आई रिमेंबर इज कॉपुला, दैट वी हैड डन, आई हैड टोल्ड यू एकदम मार्क पोर्शन. और एक और चैप्टर था जिसमें वो AIC SICN वो 3 था, उसमें मैंने मार्क करा दिया था 2-3 चीज. उसके अलावा वी डिड द होल सिलेबस एकदम थारली अंडरस्टैंडिंग एवरी सिंगल फॉर्मूला एंड ऑल. So उसमें there was around 95% content approximately we had a thorough understanding in level 1. यहाँ पे that 95 reduces to 85 or 80.
सो यू हैव टू बेयर विथ, देयर इज नो ऑप्शन, बिकॉज सबका अपना अपना सेक्टर होता है ना, बिकॉज एवरीबडी विल नॉट वर्क इन द सेम सेक्टर. सो देर आर क्वाइट बिट ईवीटी दिया है, एक्सट्रीम वैल्यू थियरी, पीक ओवर थ्रेशोल्ड दिया है, तो बहुत ही एक्सट्रीम हाई लेवल स्टेटिस्टिक्स है. तो हम लोग जैसे लेवल 1 में हर फॉर्मूला का लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, प्रूफ वगैरह भी हम लोग मैक्सिमम किए थे, बट लेवल 2 में वो नहीं कर पाएंगे इन अ गुड नंबर ऑफ प्लेसेस, एंड अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज. वो गुड नंबर ऑफ प्लेसेस का 50-60% फॉर्मूलाज यू नॉट इवन सपोज टू नो, लिखा हुआ है, यू नॉट सपोज टू रिमेंबर द फॉर्मूला, जस्ट गिवन देयर, इट्स गिवन. कुछ कुछ फॉर्मूलाज ऐसा है जहां पर एग्जाम उसमें मेंशन किया है कि अगर ये फॉर्मूला यूज करने देगा एग्जाम में, तो द फॉर्मूला विल आल्सो बी प्रिंटेड इन योर क्वेश्चन पेपर. यू आर नॉट सपोज टू बी नोइंग और लर्निंग अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉर्मूलाज. थियोरेटिकली इफ यू सी, न्यूमेरिकली कंटेंट थोड़ा कम है, मतलब न्यूमेरिकल जैसे अपना डेरिवेटिव्स में गुड चंक वाज न्यूमेरिकल, फिक्स्ड इनकम वाज न्यूमेरिकल, क्वांट्स वाज न्यूमेरिकल. नाउ you would hardly have numerical content, so it's gone down quite a lot. So we will need to summarize, and याद करके रखना उसको एग्जाम में gets difficult. So we need to summarize, you know, all those sections. अच्छा इसका summary है, इसका summary है. That we'll do it in the class. We'll start off. Market risk वाला chapter आज ही करेंगे अपने पहला chapter. We'll start off with the first book, market risk, and you'll see that. उसके अलावा you have 80 questions, uh, and it is still 4 hours. But now the 4 hours is going to be 2 o'clock to 6 o'clock. So I cannot ask you people कि जल्दी उठ के you need to shift so that you know you can pay attention at 8 o'clock in the morning. Generally exams morning में होता है, तो बोलता हूँ कि 2 हफ्ते पहले से जल्दी उठना शुरू करो. But then I would still suggest do that, because होगा क्या, 2 बजे का एग्जाम के लिए ना, आप सुबह अगर 5 बजे उठते तो 5 से लेकर 1 के बीच में आपका एक बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा. उस समय आप टाइम पास अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. So all those quick revisions and all will be done. So 80 questions, not all that difficult also. Passing rates are pretty decent, 40 plus रहता है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. बट अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो उतना प्रॉब्लम हो जाएगा. So you'll have to make sure, because the content is quite a lot. You'll have to remember, we'll apply all those techniques and all कि अपना shorten करना and all those things we'll be working at. Practice के लिए हर एक book का एक easy question paper, एक difficult question paper, of course with the solution. So 25, 25, 25 मतलब respective questions. So will be 20, 20, 20 questions. This will be 18 to 15%, 12 questions, 8 questions. So वैसे करके आपको एक easy, एक difficult question paper भी रहेगा. Maybe I'll give it to you in a couple of weeks time once you know we are a little ahead, or maybe मैं easy पहले दूंगा, फिर difficult I'll just see and I'll check and I'll tell you how I'll give. Either I'll make a booklet of all the papers and I'll give it to you together, or I might want, you know, पहले easy papers खत्म करिए फिर difficult, तो वो देख के दे दूंगा. उसके अलावा 2 full practice papers is also there, that also will be given. नहीं, श्वाइजर का तो बुक आया होगा एक प्रैक्टिस बुक, उसके अलावा 2 पेपर्स आप लोग को और मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट सॉफ्ट कॉपी में भी मतलब अपार्ट फ्रॉम दोज दैट यू नो दैट इज देयर, आई बी सेग्रीगेटिंग एंड गिविंग, मतलब प्रायोरिटी वाइज में जनरली सेग्रीगेट कर देता हूँ, क्योंकि इतना सब करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द टाइम कंस्ट्रेंट दैट इज देयर विद द एग्जाम. सो व्हाट आई डू इज जनरली आई सेग्रीगेट की प्रायोरिटी 1 है, ये वाले में से 5 फाइल तो कर लेना. सेकंड प्रायोरिटी ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, मतलब 1 खत्म करो, 2 खत्म करो, एंड कुछ में मैं डाल देता हूँ दीज आर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यू कैन डू इट इफ यू गेट टाइम, अदरवाइज स्किप. जनरली वो स्किप ही होता है, जैसे लेवल 1 में भी दिया था कैटेगराइज करके, उस तरीके से लेवल 2 में भी आपको और भी क्वेश्चन आंसर एंड काफ़ी सारा चीज़ आपको और मिल जाएगा. सो विल बी डूइंग ऑल दैट. एंड उसके अलावा आप बताइए और क्या क्वेश्चंस, एनीथिंग, मतलब एनीथिंग दैट आई एम स्किपिंग, अदरवाइज देन आई विल स्टार्ट यू नो गोइंग थ्रू द सिलेबस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. देयर आर 78 टॉपिक रिव्यूज, so 78 चैप्टर्स है बेसिकली 4 बुक्स में. So the content is quite a lot, but एक और चीज़, ये थोड़ा बुक आप लोगों को मोटा लग रहा होगा compared to level 1, but the good thing over here is operational वाला पार्ट को छोड़ करके ना मैक्सिमम चैप्टर्स are very small chapters. 3-3 पेज का बहुत सारा चैप्टर्स है, मतलब on an average if you see it is 4-5 पेज का चैप्टर, फिर 2 पेज का कॉन्सेप्ट चेकर, 2 पेज का क्वेश्चन, 1 पेज का आंसर. So you know वैसे there is a lot of space that they've consumed, right? So don't get scared, you know 78 chapters and all, उसमें भी था, I think good number was there, उसमें भी होगा उसी तरीके से, राइट. सो दिस इज द बेसिक आउटलाइन ऑफ द सिलेबस. नाउ लेट्स गो अ लिटिल चैप्टर वाइज विथ योर सिलेबस. तो मार्केट रिस्क में अपने क्या क्या करेंगे, मैं एक एक चैप्टर वाइज आप लोगों को समझा दूंगा कि अपने लोग पूरा का पूरा पार्ट 2 का सिलेबस में क्या करने वाले, ठीक है. सो first when we start off with the market risk wala part, you'll not need the books. We start off with the market risk wala part. The first section is predominantly going to be focusing on the VAR वाला portion. जो पहला चैप्टर है वो VAR के ऊपर में फोकस कर रहा है कि VAR का कैलकुलेशन कैसे किए थे. If you guys remember, we had done those delta normal method, historical method, GARCH and EWMO को यूज करके अपने किए थे. वो GARCH EWMA नहीं लगेगा, but that is what we are doing. The second one we get into the non parametric approaches. अभी भी हम लोग VAR में ही हैं.
यहाँ पर फोकस विल बी VAR के साथ साथ वी ऑल्सो विल बी फोकसिंग ऑन दी एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, दी कोहेरेंट रिस्क मेजर्स, जो आप लोग बहुत शॉर्ट में किया था वहाँ पर. वी हैड डन दोज कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, दो तीन चीज करके हम लोग रफली करके छोड़ दिए थे. बाकी VAR वॉज वॉट वी हैड फोकस्ड ऑन. But now we are going to be focusing on the other things also. The third chapter when we come to is extreme value wala part mein. Now what happens is when you're talking about risk management, you do not bother about this section. My focus is on this section. When I'm talking about risk management, what am I bothered about? The average data, the total data, or just the tails? It is the lower tail that I'm much more bothered about. So when we are going to be discussing market risk and all, तो अपने lower tail वाला जो चीज़ है ना, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा focus करेंगे. तो ये lower tail में so we will have distributions which will be modeled on this. मतलब distribution का tail के ऊपर में distribution बनाएंगे. So that is where we will be studying. But distribution वो x minus mu और वो सब जो हम लोग किए थे, all that we don't have to do. We have to theoretically understand कि अच्छा there is a distribution like where we are trying to model the tail. वो टेल मॉडल करते तो उससे ये फायदा होता है. इस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं. So you will be trying to understand those distributions and all, because maximum work of these simulations and these tools and all, it is available on the software. You never sit down and even Excel formulas, इस चीज के ऊपर में जो फॉर्मूला ये आएगा ना डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आप Excel formulas भी नहीं लगाते हो. L1 तक का चीज में अपने Excel वगैरह यूज करते हैं पूरा एकदम फुल फ्लेजेड. But when you come to this, Excel रहेगा, but then more often, मतलब in all probability, you people will be working with more of those softwares, or even the Excel models will be made and given to you. So those things we will be working on over here. ठीक है. उसके बाद में we move on to the next chapter. उसके बाद में the discussion is about the back testing of VAR. back testing मतलब हम लोग किए थे कि अगर मैंने कोई value at risk निकाला है, suppose I calculate value at risk कि 5% चांस है कि my value will fall below this. back test the value will fall below let's say 5,000. 5% probability value will fall below 10,000. अब मैं 1000 डेटा पॉइंट लिया, वो 1000 डेटा पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा. 50 डेटा पॉइंट्स एक्जैक्टली 5% ऑफ 1000 इज 50. एक्जैक्टली 50 डेटा पॉइंट्स का जो रिटर्न होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 10,000 या लॉसेस शुड बी मोर देन 10,000. बाकी का नहीं होना चाहिए इफ माय VAR इज करेक्टली कैलकुलेटेड. राइट. दैट इज व्हाट यू स्टडी इन दी VAR वाला बैक टेस्टिंग वाला पार्ट, कि अपने VAR निकालेंगे फिर उसको बैक टेस्ट करेंगे पुराने डेटा में whether the calculated VAR is correct or not. So how do you go about it is what we do in the back testing part. Then we start off with VAR mapping. VAR mapping में what happens is there are different assets and all जिसका आपने अलग अलग factors में separate कर सकते हैं. A single set of asset class may be impacted by a good number of different factors. So how do you want to categorize VAR according to those factors and how do you want to segregate that? So that is what we do. उसके बाद में there is another chapter on the trading book वाला. You guys need not flip, मतलब आप खाली एक बार सुनो कि बेसिकली अपने क्या कर रहे हैं ताकि आप लोग को एटलीस्ट आइडिया हो कि अपने पढ़ रहे हैं क्या है. बिकॉज कई बार क्या होता है ना, छोटा कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है पता नहीं चलता है. व्हाट वी आर स्टडिंग वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट व्हाट वी आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्टडिंग दिस. सो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस पार्ट. उसके बाद में डिफरेंट टाइम होराइजन वगैरह होगा या लिक्विडिटी कॉस्ट वगैरह चेंज होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, स्ट्रेस सिचुएशन होगा, तो आपको VAR को एडजस्ट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट वी स्टडी. कोरिलेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर. यहाँ पर CDO, CDS, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज का कैलकुलेशन, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट में प्राइसेस में चेंज आएगा, दैट कम्स इन. CDO and CDS, if you guys don't remember, I'll just roughly explain what CDO and CDS is because I'll need it in the next book also. एसेट सिक्योरिटाइजेशन में पूरा नहीं समझा रहा क्योंकि वो लेवल 1 में मैंने कराया था अच्छे से. उसका एक वो 15 मिनट का यूट्यूब पे दूसरा वीडियो भी अवेलेबल है. यू कैन चेक दैट इफ यू फॉरगॉटन. आइडिया वाज व्हाट कि बैंक ने बहुत सारा होम लोन्स दे के रखा है. लेट्स डिस्कस दैट होम लोन्स वाला पार्ट. बैंक ने बहुत सारा होम लोन्स दे के रखा है to thousands and thousands and lakhs of people. When the bank has given so many home loans, the total amount of that home loans could be in billions, millions, whatever. It could be a huge amount. A bank वो अमाउंट के अगेंस्ट में अगर खुद लोन लेगा तो उसके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा लोन. तो बैंक क्या करता है, बैंक एक SPV या SPE वाले मोड पे जाता है. वो इसको अपना पूरा का पूरा रिसीवेबल जो भी EMI लोग देंगे उसको ट्रांसफर कर देता है एंड ये उसको कैश दे देता है. इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, इसको इन्वेस्टर्स पैसा दे देता है एंड ये इन्वेस्टर्स को उसके बदले में ये जो रिसीवेबल्स था ना उसके अगेंस्ट में उसको बॉन्ड इशू कर देता है, विच इज नोन एज मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी. Why? Because these payments are transferred to SPE. These payments are representing a mortgage pool and these payments will be going to the investors.
Now, in order to, there is a lot of financial engineering that was done, and these cash flows that you receive from MBS, उसमें waterfall structure लगा के we used to divert those cash flows. कि पहले cash flow सब इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, या losses के accordingly, pack tranche and all that we had done. So when you create those, you get those collateral mortgage obligations. Similarly, in this structure, had it not been home loans but credit card receivables, auto loans, or any other different kinds of securities, this CMO would have been known as collateral debt obligations. So वो CDO का भी क्या होता है ना, उसको भी लोग क्या करते हैं, CDOs को खरीद के उसको भी restructure करते हैं. तो वो सारा चीज में तो synthetic CDOs and all those things comes in. उसके अलावा there is something called a CDS. So say for example, I am a bond holder. I am scared कि the bond is going to default. मैं एक XYZ पर्सन या बैंक के पास गया, मैं उसको बोला कि भाई मेरे को इंश्योरेंस दो, इट्स लाइक एन इंश्योरेंस कंपनी. आई टोल्ड हिम दैट आई विल गिव यू अ प्रीमियम ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट इन केस द बैंक डिफॉल्ट, इफ द बैंक डिफॉल्ट, यू विल बी गिविंग मी, यू विल बी सेटिंग मी ऑल द लॉसेस का जो भी अमाउंट होगा, यू विल मेक गुड दोज लॉसेस. दैट इज अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप. स्वॉप क्यों बोलते हैं? यू आर स्वॉपिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट इन रिटर्न फॉर द पेमेंट टू बी मेड गुड दोज लॉसेस दैट यू इनकर इन केस द एंटिटी इज डिफॉल्टिंग. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये सीडीएस एक तरीके का एक इंश्योरेंस एग्रीमेंट हो गया. आप इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, अगर बॉन्ड डिफॉल्ट करेगा तो आपको पैसा मिलेगा, राइट? एक चीज आगे आएगा तब मैं आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट राइट अवे. एक बात सोचो, जब डिफॉल्ट होगा तब इस बंदे का फायदा होगा, बट जब डिफॉल्ट होगा, डोंट यू थिंक द मार्केट विल बी इन अ बैड स्टेट? तभी तो बॉन्ड्स वगैरह, डेट ऑब्लिगेशंस वगैरह डिफॉल्ट करेंगे. इसी को रॉन्ग वे रिस्क बोलते हैं. दैट आई विल गेन in that situation when this bond default, and in that situation इसका credibility कम हो जाएगा ना. so जब मैं फायदा करूंगा उसी समय सामने वाला देगा नहीं, मतलब सामने वाले के पास पैसे कम हो जाएंगे. so that situation, so that we will be studying wrong way risk के ऊपर में एक चैप्टर है पूरा in credit risk, not over here, in credit risk. so we'll discuss that. CDS is a very important section, and MBS के ऊपर में ना वापस एक दो चैप्टर दे दिया है इन लोग. so जब हम लोग क्रेडिट रिस्क वाला पार्ट करेंगे, हम लोग पीछे एकदम लास्ट दो चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, because otherwise you don't understand the term CDS, MBS, waterfall structure, they've given it again. So we need to understand that properly, right, in order to do that. So maybe थोड़ा बहुत sequencing में हम लोग ऊपर नीचे करेंगे accordingly. So this is your credit default swap. Now what happens is, don't you see, can I not replicate bond का returns का exposure using a CDS? Because आप खुद सोचिए, bond ज़्यादा risky होता है तो bond सस्ता हो जाता है, bond का YTM increase हो जाता है, high risk high return. बॉन्ड ज्यादा रिस्की हुआ, क्रेडिट रेटिंग नीचे गया, बॉन्ड बिकम्स मोर रिस्की. बॉन्ड बिकम्स मोर रिस्की, बॉन्ड का रिटर्न गोज अप बिकॉज वैल्यू ऑफ बॉन्ड कम्स डाउन, सो यू विल डिस्काउंट इट एट अ हायर रेट टू इक्वेट इट विद द प्राइस, राइट? सो द बॉन्ड का यील्ड गोज अप. जब बॉन्ड ज्यादा रिस्की होगा तब इसका प्रीमियम ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा ना. ज्यादा रिस्की सिचुएशन में यू विल बी आस्किंग फॉर मोर प्रीमियम. गवर्नमेंट का बॉन्ड होगा, उसके ऊपर सीडीएस, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम कम लगेगा. जहां ज्यादा रिस्क होगा, 50-year-old guy taking a life insurance and a 20-year-old guy taking life insurance. For the same amount, the premium is going to be much, much higher for a 50-year-old guy because there's more risk of the guy taking off, right? So in that situation, यहाँ पे CDS में भी अगर bond ज़्यादा risky होगा, तो यहाँ पर आपका premium ज़्यादा होगा. So I can replicate the returns of a bond using a CDS. CDO बनाने के लिए आपको क्या झमेला करना पड़ता था ना, ये लेना पड़ता था, फिर SP होता था, ये सब होता था. Synthetically, synthetic मतलब artificially created, right? Synthetically CDO can be created by using CDS. तो सोचो डेरिवेटिव, मतलब पैसा इन्वेस्ट किया नहीं 100 रुपया का, एक्सपोजर ले लिए बिलियंस का. You're understanding what I'm trying to say? So those kind of things were done. So we will have to study that part also, because 2007-9 में ऐसा काफी कुछ हुआ था ना. So this is your CDS का part. तो correlation becomes very important. तो CDS वगैरह में correlation swap वगैरह होता है, तो वो सारा options में we will be doing that. उसके बाद में we move on to studying the empirical properties. correlation again, equity correlation, volatility के बीच का correlation, volatility किस तरीके से change होता है, क्या correlation is mean reverting or not. So we will be discussing quite a lot of correlation over here. उसके बाद में statistically can we apply those correlations and all का जो चीज़ है, क्या आपने उसको practically economically relations में apply कर सकते हैं. आपने correlation study किया था, वो एक linear estimate देता था. Spearman's ranks correlation you have not done, but that is basically na correlation rankings ka. So say for example there are 11 cricketers. So we take the ranking of 11 cricketers in 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. All the cricketers का, ठीक है? हाँ ठीक है, कुछ कुछ निकल गए होंगे तो अपने जो consistent है उनका बात कर रहे हैं.
हाउ कंसिस्टेंट हैज बिन देयर रैंकिंग, मतलब आज अगर रैंक 1 है तो क्या रैंक 1 वो रहा है नेक्स्ट टाइम, इज द रैंक शफलिंग टू मच और इज द रैंक बीइंग वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट. That correlation when you want to see, that is your Spearman ranks correlation. So ranking का correlation ordinal data का, ordinal मतलब जो in order है, first second third fourth, not 10 5 15 20, first second third fourth, उसका correlation का जब बात करते हैं, that comes into your Spearman ranks correlation. So that is might not be applicable to the real world scenario, right? So वो correlation के लिए, as I told you, there'll be 3-4 chapters we will be focusing on the just the correlation bit. उसके बाद में you have that chapter which you would not like at all, that is copula वाला chapter. तो Gaussian copula वापस दिया हुआ है. Although it's not a big chapter, there will be a couple of formulas and a couple of techniques which honestly you will be mugging up. There is no other alternative, but we will try to understand as much as possible over here. ठीक है. Correlations खत्म होने के बाद में we get into the hedging part. Although market risk is very interesting, the whole of market risk has got much more numerical market and credit as compared to operational. एक major operational वाला में ही problem होगा. और वो जो लास्ट करंट इश्यूज है वो थोड़ा थियोरेटिकल लग सकता है, बट यूल फाइंड इट. अब वो मूवी एक दो बोल दूंगा, वो देख लेना, मार्जिन कॉल वगैरह मूवी देखना और उसके बाद में करना, यू माइट लाइक इट दैट वे. मार्जिन कॉल मूवी इज डिस्क्राइबिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सबप्राइम मॉर्गेजेस का क्राइसिस के टाइम पर. सो मे बी विल, हाँ, द बिग शॉट इज ऑल्सो देयर, सो देयर आर क्वाइट अ कपल ऑफ मूवीज, मे बी विल ऑल वॉच इट टुगेदर एंड उसके बाद में अपने क्लास करेंगे. सो विल डू दैट, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, ठीक है. देन वो वाला पार्ट करंट इश्यूज ऑपरेशन में मेन प्रॉब्लम होगा, बाकी कंटेंट इज गोइंग टू बी रिलेटिवली इंटरेस्टिंग. एम्पिरिकल अप्रोचेस इसमें अपना वही बॉन्ड वाला जो डी, ये पूरा बॉन्ड का सेक्शन चालू हो गया. तो अपने जहां पर छोड़े थे ना, जहां पे अपने DV01 फॉर अ 1 basis point change, व्हाट इज द डॉलर वैल्यू चेंज इन द फिक्स इनकम सिक्योरिटी, सो वी विल बी टेकिंग दैट अ लिटिल फॉरवर्ड. तो उसमें अपने रिग्रेशन वगैरह लगा करके अपने देखेंगे कि ड्यूरेशन कन्वेक्सिटी के आगे में भी और क्या क्या चीज है. Interest rate derivative contract का pricing would be relatively new. It is covered in CFA level 2 का part, this chapter. So you would not have a problem. You would be doing it anyway. So twice so वैसे हो जाएगा. But ये खाली एक chapter CFA level 2 से common है. तो जहाँ पर say for example I have a call option on a bond. तो the call option is on an interest rate related option ना. कॉल ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट्स वगैरह भी होता है, तो उनका बाइनोमियल ट्रीज को लगा करके, जैसे आपने डेरिवेटिव का प्राइसिंग नहीं किया था कॉल इनपुट ऑप्शन का, तो वैसा डेरिवेटिव वही बाइनोमियल यूज करके कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड. ना कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द इंटरेस्ट, ऑन नॉट द पाथ बट द रेट लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट. कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड का वैल्यू विल डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो ना. तो वो सारा चीज के बेसिस पर वी विल बी डूइंग दी बाइनोमियल ट्री, जैसे अपने डेरिवेटिव्स में नहीं किए थे बाइनोमियल ट्री बना करके फिर ब्लैक शोल्स आया था, तो वही बाइनोमियल ट्री वी विल बी यूजिंग इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड, दोस थिंग्स. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. उसके बाद में वी गेट इनटू द शेप ऑफ द यील्ड कर्व. शेप ऑफ द यील्ड कर्व में अपने फिर डिस्कस करते हैं कि अपना यील्ड कर्व है, टर्म स्ट्रक्चर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डिटर्मिनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ एनी सिक्योरिटी. सो वहां पर हाउ इज योर दी सिक्योरिटीज फेयरिंग, किस तरीके का आपका रेट्स है, आपका प्रोजेक्शंस रेट का कैसा है, शॉर्ट टर्म रेट्स कैसा होगा, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट का कैलकुलेशन वी ऑलरेडी डन. We'll revise it a little bit and then we'll look into the yield curve का slope. And the next one is going to further focus into this risk. yield curve निकालने के लिए भी हम लोग binomial trees use करेंगे कि yield मेरा अभी interest rate ये है, forward rates according to the spot rate ये है, yield curve कितना volatile होगा. So we will see the volatility of the interest rates and try to find कि yield curve किस तरीके से shift हो सकता है. We'll get into that part. टर्म स्ट्रक्चर मॉडल ड्रिफ्ट्स में आप लोग 2-3 मॉडल करेंगे, वैसिसेक मॉडल, होली मॉडल एंड ऑल कुछ, हाँ होली इज ऑल्सो देयर. सो दीज आर फ्यू मॉडल्स वी विल बी डूइंग. दीज मॉडल्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन फोरकास्टिंग फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल. सो अबाउट इंटरेस्ट रेट्स ये वाला सेक्शन रहेगा. एंड देन आई थिंक दिस, अच्छा देयर इज अनदर वन, द आर्ट एंड टर्म स्ट्रक्चर, वॉलेटिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पर भी अपने कॉक्स इंगरसोल रॉस मॉडल एंड 2-3 चीज और करेंगे, जहाँ पर वी विल बी डिस्कसिंग अगेन अबाउट विद द इंटरेस्ट रेट्स, उसका कैलकुलेशन एंड ऑल को लेकर के. The first section is VAR centric, second section is correlation centric, and the third section is going to be more of fixed income interest rates वाला valuation related. बोलो ठीक है. This is your market risk का part. Second, we move on to the credit risk वाला section. Credit risk में there are quite a number of chapters over here, about 20 of them. So क्रेडिट रिस्क में जो पहला चैप्टर अपने करेंगे वो बेसिक टर्म्स है आपका, एक्सपेक्टेड लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, रिकवरी रेट, ये सब आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू गेट इनटू मच मोर डिटेल्स. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, वी माइट वांट टू टॉक अबाउट दोज दोज हैजर्ड रेट एंड दोज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. लॉस गिवन डिफॉल्ट में पीडी में भी दो चीज था कि अगर लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉन्ड का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इन द 5th ईयर,
When you talk about bond का default probability in the 5th year, it is actually conditional probability that the bond, if the bond did not default in the 5 years, what is the probability of default in the 6 years, and that conditional probability वाला जो part होता है उसको अपने hazard rate बोलते हैं. अब वो probabilities को भी you can use different models to understand that probability वाला part. So we will dig into those details because now अभी तो credit risk हो गया ना कि सामने वाला default करेगा तो loss कितना, exposure amount into probability of default into the loss given default. So that is where I will be focusing right now. तो वो वाला चीज को लेकर के काफी ज्यादा फोकस रहेगा. तो पहला वाला तो बेसिक टर्म्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है. उसके बाद में क्रेडिट एनालिस्ट का रोल क्या है. जिस तरीके से हम लोग सीआरओ का रोल वगैरह पढ़े थे ना, उसी तरीके से क्रेडिट एनालिस्ट का रोल क्या है, दैट इज व्हाट वी सी. आफ्टर दैट उसका क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, क्या क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, वो अपना डेटा कलेक्ट कहाँ से करता है. बिकॉज इफ यू आर अ क्रेडिट एनालिस्ट, वेयर डू यू कलेक्ट योर डेटा फ्रॉम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज वेल. When we talk about default risk, we will be doing a couple of models and all. This will be quite interesting. इसमें different models करेंगे कि किस तरीके से default risk calculate किया जाए. There will be another one, I think इसमें है या इसके आगे वाले chapter में है. I'll just share this little interesting piece. If you notice, अगर suppose करो मैं equity is equal to क्या था अपना, नहीं asset है, asset is equal to 100, equity is equal to 20, and debt is equal to 80. Can I say equity is like a call option on the asset of the firm, debt being the exercise price, क्योंकि debt के ऊपर का जितना भी asset है वो आपका. So basically this minus this, comma 0, whichever is higher, is your equity ना, क्योंकि negative होगा तब तो आपको कुछ देना नहीं है. I can treat it like a call option. With respect to debt, I can say it is like I've sold a put option and I have bought treasury securities. मैंने पुट ऑप्शन मतलब 80 का पुट सिक्योरिटी खरीदा, फिक्स इनकम सिक्योरिटी, मेरे को फिक्स इनकम मिलेगा, मैंने पुट ऑप्शन बेच दिया. तो अब 80 के नीचे अगर कंपनी का वैल्यू दिया तो मेरा नुकसान, अदरवाइज नथिंग. पुट ऑप्शन में भी तो यही होता है, राइट टू सेल, नीचे जाने से नुकसान होता है ना, यहाँ पे भी तो वही होगा. सो कंपेयरिंग अ बैलेंस शीट विथ रिस्पेक्ट टू अ डेरिवेटिव काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. सो एक दो मॉडल है, वो आएगा यहाँ मर्चेंट एंड ऑल का मॉडल. तो उसमें जो ऑप्शन वैल्यूएशन तो अपने को आता है ब्लैक शोज वगैरह यूज करके. So how you can manipulate and work on all those things and try to find out what is the riskiness of the company, right? So those things we'll do. And again सोचो, अगर मैं risk free rate पे invest करता हूँ 80 and I sell a put option, हिसाब से आप अगर corporate bond में invest करते हैं, you get more than RF. The put option का जो premium you are getting, that is compensating for that RF वाला part के ऊपर का portion. समझ रहे हैं आप लोग? The debt portion is basically debt holder को क्या मिलेगा, 80 और anything below. सपोज करिए मैंने 80 का रिस्क फ्री सिक्योरिटीज खरीद लिया है, तो 80 मिलेगा प्लस इंटरेस्ट मिलेगा. एट द सेम टाइम आई सोल्ड द पुट ऑप्शन ऑन दिस कंपनी का एसेट, कि अगर ये एसेट का वैल्यू 80 के नीचे जाएगा तो आई विल पे द डिफरेंस. वही हो रहा है ना यहाँ पर. सो दैट इज हाउ वी आर कंपेयरिंग, वी आर जस्ट कंबाइनिंग दीज थिंग्स, वील डू इट इन डिटेल. सो ये सब चीज के हिसाब से फिर हाउ डू यू डू द वैल्यूएशन ऑल शेयर होल्डर्स एंड ऑल का, तो वो सारा चीज करेंगे 2-3 मॉडल को यूज करके. In fact, they've introduced one more chapter which is going to be with respect to credit scores of individuals. आएगा आगे. FICO score वगैरह आप लोग सुने होंगे. I don't know how I met your mother का example जनरली देता हूँ. If you guys have seen, वो Lily goes to borrow, they want to buy a house, Marshall and Lily. तुमने कोई नहीं देखा है? Marshall and Lily want to buy a house. So those who've seen, Marshall and Lily want to buy a house. And Marshall says कि मेरा credit rating तो बहुत अच्छा है. I'll get a very low, high score and I'll get the loan at a very cheaper rate. तो बेसिकली आपका क्रेडिट कार्ड बिल्स, आपका स्टैंडिंग, आपका इनकम, वो सारे चीज के बेसिस पर ना इंडिपेंडेंट बॉडीज गिव यू अ स्कोर. तो इफ द स्कोर इज गुड, बैंक विल गिव यू लोन एट अ चीपर रेट. लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, सिंपल. और उसमें क्या हुआ, उसकी बीवी ने क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग कर रही थी 3-4 साल से, और वो लोन पे लोन, उसका क्रेडिट कार्ड वाज कंपाउंडिंग, एंड ही टर्न्ड आउट उसका इंटरेस्ट रेट कुछ बहुत ही ऑब्नॉक्शियस सा नंबर आया था. सो आई एम जस्ट आई ट्राई टू रिलेट विद सिटकॉम्स ऑल्सो, थोड़ा बहुत चीज मूवी वगैरह के साथ. तो वो था, तो उसके ऊपर एक चैप्टर है कि एक इंडिविजुअल स्कोर में क्या क्या चीज देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके ऊपर में रहेगा. देन द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट डेरिवेटिव्स. तो वही सीडीएस, सीडीओ एंड किस तरीके से क्या क्या क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू hedge your risk and all those things comes in over here. Then we move on to the next one. It is very very credit centric. क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क. अब यहाँ पर अपने काउंटर पार्टी का डिस्कशन चालू कर देंगे कि काउंटर पार्टी का जो रिस्क है, से फॉर एग्जांपल कि सामने वाला मेरे को देगा कि नहीं, एंड दैट जनरली कम्स इनटू कंसिडरेशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस, स्वैप्स एंड ऑल दोस थिंग्स.
सो वो मेरे को पैसे देगा कि नहीं, उसका जो डिस्कशन आएगा वो अपने क्रेडिट रिस्क एंड काउंटर पार्टी रिस्क में करेंगे, एंड उसमें भी आपका वो मॉडल्स वगैरह रहेगा. देन वी गेट इनटू द स्प्रेड रिस्क एंड डिफॉल्ट इंटेंसिटी मॉडल्स. स्प्रेड रिस्क मतलब वी यूज टू स्टडी ना कि ट्रेजरी इज गिविंग यू 5% एंड योर बॉन्ड इज गिविंग यू 7%, दैट 2% इज योर स्प्रेड. दो तरीके का स्प्रेड भी किए थे, एक ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड था, एक जेड स्प्रेड था. So those spreads and all के ऊपर में, so when you're talking about the credit risk, we can represent the credit risk in the form of a spread also, right? So that part we will be doing in the spread risk and default intensity model. So we will also need to find out कि अपना default होगा तो किस level का कितना ज़्यादा default होगा, अपने वही risk को किस तरीके से we can measure it in terms of spread, in terms of percentage. When you talk about portfolio credit risk then, so portfolio credit risk में what happens, a lot of portfolios में we have done the mean and standard deviation part as I was telling you, but we will also need to focus on the VAR part and the correlation वाला part. तो अपना पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स, इक्विटी एंड बहुत सारा कुछ है, तो उसमें कोरिलेशन, VAR का कैलकुलेशन यूज करना, एंड हाउ विल अ काउंटर पार्टी का डिफॉल्टिंग एंड ऑल इम्पैक्ट माई पोर्टफोलियो का रिस्क इज व्हाट आई डिस्कस इन दी पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क. So you will be looking at the credit risk not of an individual asset or an entity, but of the whole portfolio of securities taken together. ठीक है. उसके बाद स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट रिस्क में वी विल डिस्कस अबाउट दी सिक्योरिटाइजेशन वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, जहां पर अपने MBS, ABS, क्रेडिट डेरिवेटिव्स एंड ऑल का बात होता है, वो सारा चीज भी डिस्कस करेंगे. एंड इसका कोरिलेशन इज अ लिटिल टीडियस प्रोसेस, दिस चैप्टर. देन यू हैव काउंटर पार्टी रिस्क के लिए मैंने आपको बोला था कि लेवल 1 में आप लोग का नया 4 चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम दिस ईयर May 2016. That is with respect to more of the CCP वाला part, the central counterparty वाला part. So that central counterparty risk and all is what they will be discussing. I'll give you a simple example. ये लेवल 1 में भी था ये वाला चीज, वही चीज बता रहा हूँ कि से फॉर एग्जाम्पल हम लोग दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है. मैंने उनसे कुछ सामान खरीदा, उन्होंने मेरे से कुछ सामान किया, वट एवर वे वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट वेयर आई एम सपोज टू पे her 1 lakh, she is supposed to pay me 50,000. I am supposed to pay 1 lakh, she is supposed to pay me 50. If she defaults, हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे को 50 देना चाहिए, उनको 50 देना था. I am supposed to pay her a lakh. I should pay the net amount in case she defaults on a payment. That should be that is what the case should be, right? But that is only going to happen if there is a netting का clause in my contract with her, कि हम लोग दोनों का जो आपस में पेमेंट्स होगा वो नेट ऑफ किया जा सकता है. अगर नेटिंग अलाउड नहीं है, in that case she will be bankrupt. I am supposed to pay her 1 lakh. मैं बैंकरप्ट नहीं हूं, मेरे को 1 लाख देना पड़ेगा. देन हर होल एसेट्स में से इफ द रिकवरी रेट इज 30%, आई विल गेट 50,000 का 30%. सो 50,000 का 30% मेरे को कितना मिला, 30,000. माई लॉस वेंट अप टू 70. अदरवाइज मेरा कोई लॉस नहीं होता, मेरा 50 के खाली पे करना पड़ता. आई टुक 50, आई एम सपोज टू गेट 50, पे 1 लाख. तो मेरे को नेट में 50 देना पड़ता, मेरा तो कोई लॉस नहीं हो ना एक्स्ट्रा, 50 तो पे करना ही था. बट इन द सेकेंड सिचुएशन मेरा लॉस हो गया ना, आई हैव टू पे her 1 lakh. From her estate, I will get 50,000 का 30% which I am entitled to. The recovery rate is 30%. So I make a loss of 20,000. So central counterparty उसका जो terms and all है, and OTC contracts के लिए लोग क्या किया ना, basically central counterparty happens 15,000 मिलेगा, sorry. So 35,000 will be the loss. Sorry, 50,000 का 30% is 15,000. So 15,000 मेरे को मिलेगा, 35,000 मेरा लॉस हो जाएगा. उसके बाद में ये नेटिंग टर्म्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो वो सारा चीज के ऊपर में कपल ऑफ चैप्टर्स हैव बीन गिवन ओवर द. देन वी गेट इनटू द CCP वाला पार्ट, कोलैटरल. ओके, नाउ देन वी हैव टू डिस्कस कोलैटरल आल्सो. इफ योर कोलैटरल का क्वालिटी इज हाई, योर क्रेडिट रिस्क इज लो, तो कोलैटरल की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, किस तरीके से कोलैटरल है, उसका वैल्यूएशन वगैरह, हाउ डज दैट इम्पैक्ट योर क्रेडिट रिस्क, दैट बिकम्स अनदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन. देन सेंट्रल काउंटर पार्टी, एज वी डिस्कस दैट कई OTC कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि आपका देयर इज नो मार्केट फॉर दैट, बट सेंट्रल काउंटर पार्टी क्या करता है ना, इट एक्ट्स एज अ मार्केट फॉर दी OTC कॉन्ट्रैक्ट. टेक्निकली इट इज नॉट मार्केट ट्रेडेड, एक्सचेंज पे नहीं होता है, लेकिन आपने एक अपना पर्सनल सा मार्केट एक्सचेंज बना के रखा है, जहां पर ऑल द कॉर्पोरेट्स कैन डील विद रिस्क, सो दैट वन पर्सन बिकम्स दी काउंटर पार्टी टू ऑल दी OTC कॉन्ट्रैक्ट. तो उससे क्या होता है ना, इट बिकम्स स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बिटवीन द सेंट्रल काउंटर पार्टी मेंबर्स. वील हैव टू स्टडी दैट, बिकॉज आई थिंक आप लोग का कुछ लोग का नहीं किया हुआ ये पार्ट. फॉर दोज हु हैड अपीयर्ड इन May 16 के पहले वाला टर्म में, तो वो लोग का नहीं किया हुआ है. सो विल गो थ्रू दिस इन डिटेल कि हाउ OTC कॉन्ट्रैक्ट में वी कैन हैव अ सिंगल सेंटर पार्टी, काउंटर पार्टी, एंड किस तरीके से इट वर्क्स एंड किस तरीके से उसका क्रेडिट रिस्क इवैल्यूएट करते हैं.
उसके बाद में भी गेट इनटू द क्रेडिट एक्सपोजर पार्ट एंड वी टॉक अबाउट कि एक्सपोजर क्या है। तो पीडी वाला पार्ट था, आरआर वाला भी एक चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग खाली रिकवरी रेट को मॉडल करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर अपना एक्सपोजर कितना हो रहा है, दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू डिस्कस। देन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, क्रेडिट स्प्रेड क्या है, सीडीएस वगैरह क्या है, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी यूज करके अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे रिस्क स्प्रेड वगैरह। वील बी यूजिंग दोज थिंग्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट। देन वी मूव ऑन टू दी क्रेडिट वैल्यू एडजस्टमेंट। क्रेडिट वैल्यू एडजस्टमेंट क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल हाउ डू एक्सप्लेन, आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, काउंटर पार्टी का जो रिस्क होता है उसको कैसे वैल्यू करेंगे ओवर टाइम, या इफ आई हैव मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बीइंग टेकन टुगेदर, हाउ डू आई एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द क्रेडिट रिस्क दैट आई हैव टेकन। सो दैट वी विल बी डूइंग ओवर हियर कि काउंटर पार्टी ने किस तरीके का रेट लिया है, उसके एंड से अगर कुछ कुछ चेंजेस होता है तो हाउ डज माई क्रेडिट रिस्क चेंज, ऑल दोज थिंग्स। रॉन्ग वे रिस्क आएगा, वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। एंड उसके बाद देयर विल बी अ कपल ऑफ चैप्टर्स। Then there is the credit scoring and the retail risk management, which I told you, FICO scores, LTV ratio, loan to value ratio, you had done in MBS का chapter. So वो सारा चीज एक individual के perspective से या retail perspective से how do you do the credit management वाला part, that comes in the next chapter. And the last two chapters are going to be focused on the asset-backed security, mortgage-backed securities, credit default swap, credit collateralized debt obligation, waterfall structure, tranches. So those things are going to be discussed in a little more detail for the credit valuation part. Because eventually आप अपना credit risk भी तो transfer कर ही रहे हो ना, तो subprime mortgages and all के ऊपर में आपका last 3 chapters है. So if you see the first 4 chapters are talking about credit risk and the terms and all in general. Then counterparty risk छोड़ करके the next 3 chapters is talking more of the portfolio and the structured and the correlation part. Then the next 26 to 29 is talking more about the central counterparty wala part. 30 to 33 is talking about, you know, those wrong way exposures and spreads and those different things. And the last 3 chapters is dealing with the subprime mortgages, asset-backed security, mortgage-backed security, and that section. ठीक है, this covers your current risk wala part. उसके बाद the most thick book that you have, 38 to 62, you've got about 24 chapters in operational risk, and that is a little annoying content होगा आप लोग का. इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा theoretical हो जाता है content, so I cannot, you know, summarize as such the whole chapter, the whole syllabus. But in general if we talk about, we will be studying एक तो operational risk क्या होता है, Basel norms में AMA approach क्या होता है, मॉडल रिस्क क्या होता है, आपने अगर गलत तरीके से एक मॉडल को कर दिया है, वो भी तो आपका प्रोसेस रिस्क था. वो जो 8 टाइप्स थे आपके, वो डिपार्टमेंट्स थे, वो डिपार्टमेंट में क्या, देयर वर 7 टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स आल्सो, या वो फ्रॉड थेफ्ट, इंटरनल डेटा का थेफ्ट, वो सब जो था, तो उसमें आपका कैटेगरीज बनाएंगे वापस, एंड वील सी मोर ऑफ रिस्क ओवर देयर. बाज़ेल नॉर्म्स का इंप्लीमेंटेशन, इकोनॉमिक रिस्क का कैलकुलेशन के ऊपर में 2 चैप्टर है. बाज़ेल नॉर्म के ऊपर में द लास्ट होल सेक्शन इज विथ रिस्पेक्ट टू दी बाज़ेल नॉर्म्स. कैपिटल मॉडलिंग कैसे करेंगे आप, लिक्विडिटी के ऊपर, लिक्विडिटी का लेवरेज के ऊपर में 2-3 चैप्टर्स है. सो लिक्विडिटी, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग आल्सो, दैट ऑपरेशनल रिस्क विल आल्सो बी कंटेनिंग द लिक्विडिटी रिस्क का 2-3 स्मॉल लिटिल चैप्टर्स. उसके अलावा रिस्क कैपिटल. नाउ इफ आई हैव अ रिस्क कैपिटल, हाउ डू आई एलोकेट रिस्क कैपिटल. आज वो डिपार्टमेंट को ज्यादा रिस्क कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल एलोकेट करना चाहिए ना जो कमती रिस्क पे ज्यादा रिटर्न कमा रहा है. सो रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल, RORAC, दैट रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल. क्योंकि अपने लोग उसको वो किए थे ना, अपनी ERM फ्रेमवर्क विल बी देयर, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट, दैट वी नीड टू सी द होल एंटिटी एज अ होल, एंड उसमें अपने अलॉट करेंगे जो बंदा कमती रिस्क में ज्यादा रिटर्न कमाए, मतलब पर यूनिट रिस्क टेकन, द पर्सन हु इज अर्निंग एक्स्ट्रा रिटर्न, आई शुड बी गिविंग हिम मोर रिस्क कैपिटल, बिकॉज ऑन अ पर यूनिट बेसिस ही विल बी अर्निंग, जनरेटिंग मच मोर रिटर्न फॉर मी. So those things will come into play over here. Then you will have Basel norm के ऊपर में आपका 55 to 62 is totally taking Basel. बाकी में भी Basel है काफी बीच में, but that 55 to 62 is पूरा का पूरा pure Basel norm. तो Basel norm है तो Basel का liquidity related क्या है, market risk related क्या है, liquidity coverage ratios कितने होने चाहिए, global framework क्या है, that as in, you know, Basel tending towards the global economy as a whole. Then Basel 2 में क्या था, Basel 2.5 में क्या था, Basel 3 में क्या था, what are the changes, why the changes. So lot of things with respect to the Basel wala portion we are going to do. The first half is going to be that ERM, model risk and all those parts, liquidity part and the Basel part. But this topic is going to be quite focused on the banking Basel sector. बोलो ठीक है ये वाला part? You don't have an option, ठीक है नहीं है, doesn't matter. So this is what it is.
द लास्ट बुक एक्चुअली ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसमें इतना इशू नहीं होता है. वन इज योर रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड द लास्ट वन इज योर करंट इशूज. When we discuss the risk management वाला part, the first chapter deals with portfolio कैसे construct होता है. उसमें भी खाली अल्फा बीटा नहीं देखते अपने, अल्फा एंड अल्फा का भी कुछ कुछ और टर्म्स होता है. How you're constructing a portfolio wherein you also try to manage the risk and risk manage portfolios. Portfolio का risk analysis कैसे करते हैं, that comes in. We also have those monitoring, then VAR and risk budgeting. So portfolio, when you studied last time आप arbitrage theory वगैरह पढ़ा था, mainly CAPM formula का derivation is what you had done. उसके अलावा दो तीन वो मल्टी फैक्टर आर्बिट्राज वो दो तीन आप लोग किया था. बट नाउ वील टेक इट अ लिटिल फॉरवर्ड एंड वील ट्राई टू फाइंड आउट द VAR एंड ऑल द डिफरेंट मेजर्स ऑफ calculating risk of a portfolio in totality as a whole, and not just the standard deviation and those basic terms that we had done. उसके बाद में पोर्टफोलियो एनालिटिक्स का पार्ट है, डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है, वेर इन द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस इज डन. यू हैड डन ट्रेडिशनली दोज Jensen alpha and Trenner's ratio and M square and all. We will also include now the information ratio. You'll have those VAR related return based on VAR, तो उसके हिसाब से performance metrics वगैरह आपने पढ़ेंगे. Then comes in the illiquid assets. तो पोर्टफोलियो में बहुत बार बहुत सारा illiquid assets भी होता है. So how do you cater to your portfolio का valuation and all? Now there's a little example that's given over here. Suppose करो commercial paper. Commercial paper is a short term security. Commercial paper क्या होता है, जो आपके multinational companies and those reputed listed companies होते हैं, टाटा वाटा टाइप का कंपनी, if they want to take a short term loan, तो वो लोग मार्केट में commercial paper issue करते हैं एंड शॉर्ट टर्म लोन ले देते हैं. फायदा क्या होता है, मैं शॉर्ट टर्म में मार्केट में पैसे लगाऊंगा, I'll get 4%, 6%. Tata, if it borrows in the market for a short term, 10%, 12%. But if it issues a commercial paper, 8-9% पे issue कर सकता है. मेरे को फायदा, an individual investor, because I will be able to invest money in the short term at a better rate, and the company is going to get a lower rate for the cost of financing. And this will only happen with reputed companies, because 4-6 महीना में 2% कमाने के लिए I'm not going to invest in a risky company. But a company which has a credit standing and a history of 20, 30, 40 years, I wouldn't mind investing in that company ना, because मेरे को पता है कि ये 2 महीना में भी 2% मिलता तो यार गारंटी टाइप का ही है एक तरीके से. But commercial paper can also be illiquid at points in time. So when you're talking about portfolio में उसका illiquid assets and all का, so how do you adjust for the valuations or the the risk management and all that comes in. एक आप लोग केस स्टडी किया था फाइनेंशियल डिजास्टर में LTCM का, कि एक जन बेचने लगा, दूसरा जन इतना ज़्यादा बेच दिया, मतलब उसको कॉपी कर करके सबको इतना ज़्यादा बेच दिया कि उसका वैल्यूएशन इतना नीचे आ गया, एंड इट वाज नॉट इवन एबल टू लिक्विडेट, एंड दे डिड नॉट इनकॉर्पोरेट दैट इन देयर वैल्यूएशन वाला पार्ट. बोलो फॉलोइंग, जस्ट अ सेकंड. उसके बाद हेज फंड का रिस्क के बेसिस पे दे हैव डिस्कस्ड द चैप्टर. इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि FRM L1 में अपने लोग को हेज फंड के बारे में कुछ बताया नहीं था. तो यहाँ जब अपने चालू करेंगे ना, मेरे को थोड़ा सा हेज फंड पढ़ाऊंगा 20 मिनट 25 मिनट, कम से कम 20 मिनट्स आई विल बी टीचिंग अबाउट व्हाट हेज फंड इज एंड ऑल अबाउट, एंड देन विल बी गोइंग अहेड विद हेज फंड का रिस्क एंड उसका कैलकुलेशन. ड्यू डिलिजेंस कैसे करते हो, थोड़ा ऑडिट टाइप का चैप्टर हो गया. बेसिकली व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग अ पोर्टफोलियो, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू सी इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट कि क्या क्या रिस्क लिया है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चेक करना है, क्या क्या नहीं चेक करना है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कि कितना रिस्की ये इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर होगा. The last one is talking about again best practices risk management में क्या है, that's a theoretical chapter. The next they start with the case studies based on disruptions during the crisis. The whole syllabus has been changed to reflect the 2007 to 9 का crisis. So all those chapters की वहाँ पर, say for example the AIG has been discussed, or the central counterparties which failed during that point of time have been discussed. Liquidity crisis, excuse me, क्यों आया, कहाँ कहाँ आया, वो डिस्कस किया एक अलग चैप्टर में. लिबर को यूज करना was a very bad idea. You should have used a different rate, because लिबर में भी there is a risk involved of the multinationals. लिबर क्या होता है, London Interbank Offered Rate, the rate at which multinational banks can borrow from each other across borders outside the United States in dollar denominated loans. अगर वो मल्टीनेशनल बैंक थी तो रिस्की हो गया था क्राइसिस के टाइम पर. तो लिबर इज अ लिटिल मोर देन द ट्रेजरी ना, यूएस ट्रेजरी का रेट के. यूएस का ट्रेजरी तो जीरो रिस्क है, क्योंकि डॉलर में अगर लोन्स है तो यूएस वाला तो नोट छाप करके दे देगा ना लोन. But when you are talking about a dollar denominated loans outside the US, the no loan is denominated in dollar because it's relatively strongest currency. But then these multinational banks cannot print the dollar notes and square it off.
तो उस सिचुएशन में लिबर भी तो एक तरीके से रिस्की रेट हो गया ना आपका, बट पीपल हैव कंसिडर्ड लिबर रेट्स टू बी एब्सोल्युटली रिस्कलेस, रिस्क फ्री. सो वो वाला चीज को लेकर के वी आर हैविंग अ डिस्कशन. स्ट्रेस टेस्टिंग का कैसे कन्वर्जेंस हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ द बैंक्स एंड ऑल दीज एंटिटीज हैव नाउ स्टार्टेड गिविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू स्ट्रेस टेस्टिंग. इफ यू वुड हैव टॉक्ड टू मी अबाउट लाइक 10 years 15, मतलब if you would have talked to someone in the market about 15 years back or something, in that situation, you would have realized that stress testing वगैरह was not something very prevalent in the market, because एक तो positions and जो आपने लिमिट्स लेकर के रखा है वो बहुत कम होता था, इतना क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस नहीं होता था, मल्टीनेशनल्स स्केल के नहीं होते थे. So because of all those factors, your stress testing and all was not given so much of importance earlier, but now we are doing that. साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ने एक चैप्टर इंक्लूड किया है कि हाउ योर डेटा थेफ्ट एंड ऑल आल्सो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर करंट सिनेरियो. डॉइश बैंक का भी आजकल तो वो पैनामा पेपर्स ये वो कहीं से भी कुछ भी डेटा निकल जाता है, कोई भी किसी को भी. डॉइश बैंक कितना ह्यूज फाइन दे रहा था अभी बीच में, आई डोंट नो इफ यू रेड अबाउट इट, एंड आई थिंक उसका वो रिजाइन भी कर दिया, अंशु जैन, ही वाज दी. हाँ, कोको बॉन्ड्स वाला चीज को लेकर के इशू आया था, और भी दो तीन था. दे हैव पेड अ लॉट ऑफ पेनल्टीज इन लॉट ऑफ प्लेसेस. So we need to keep a track of all these. So now the banks are not more of पैसा जमा किया पैसा borrow किया वाला चीज. It's out of that. There is no traditional banking left as such. They have also become proper corporate business houses. So when the banking sector becomes a business house, it's more of a profit generating thing than to serve the public. And public का पैसा को government cannot let it be on stake. So this is the broad outline of the syllabus of your whole part 2 का curriculum. So we will start off with market risk. Market risk का maybe the VAR section or something we'll try to do a chunk, और फिर आप लोग practice भी कर पाओ, उसके लिए भी it's important कि एक एक subject हो. Maybe market risk पूरा ही कराऊंगा, credit risk ये थोड़ा सा parallel रखने का शुरू कर दूंगा, or maybe this I'll parallel with this. Market risk को current issues के साथ कर लूंगा. I'm planning that way, so I'll let you know how I'll go about it, but we'll start with market risk. I'll do let's say the VAR chunk of market risk, I'll get to current issues. 3 chapter कराया, I again go back to market risk, I do another chunk. Then I do current issues is over. You can start practicing and doing that at home. But I want to keep operational towards a little end वाला part because retention level high रहेगा. तो market credit वाला part को ही पहले कराऊंगा, उसके बाद investment operational parallelly and all that is how I'm planning to go about it. आप लोग को अंडरस्टैंडिंग अपना रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑल्दो द कंटेंट इज नॉन न्यूमेरिकल एंड मोर थ्योरेटिकल, बट द क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. 100 क्वेश्चंस के लिए 4 घंटा दिया था. CFA यूज्ड टू गिव 120 क्वेश्चंस के लिए 3 hours. Then in the second level it gives 60 questions के लिए 3 hours. But over here you were getting 4 hours for 100 questions in the level 1. But now you are getting 80 questions के लिए you will be getting 4 hours over here. So that becomes a little, so you understand that questions का level of difficulty could be a little high. It's not going to be that calculation centric, but questions थोड़े बड़े बड़े भी आएंगे, 5 lines, 7 lines, 10 lines, and you'll have to actually read them very carefully in order to evaluate these answers. So this is about it. समझने पे concentrate करना है, वो तो हमेशा बोलता ही हूँ कि understand the content, you cannot mug up so much. You'll have to shorten the content. जैसे even if this is like market risk for example, so over here एक पहला पेज में देखेंगे तो खाली ये 3 फॉर्मूला पढ़ने का है. सेकंड में दिस होल एग्जांपल कैन बी समराइज्ड विद जस्ट दिस मच. दिस पेज में ओनली दिस मच विल हेल्प यू समराइज दिस होल पेज. इजी चैप्टर है तो इसलिए समराइज इजीली हो रहा है. उसके नेक्स्ट में जो एग्जांपल है वो एग्जाम में पढ़ना होगा. अब इस वाले पेज में you'll have underlined almost half the stuff. I've written a couple of things. I'll make you guys also write. So shorten your content because otherwise ना on an average you have 300 पेज का 4 बुक, 1200 पेज, और वो भी पूरा नॉन न्यूमेरिकल टाइप का ना, खत्म नहीं कर पाओगे. So shorten your content, summarize on the side, underline, so that your revision, the first time you do the stuff, parallel रखिएगा मेरे साथ क्लास में, कि क्लास में पढ़ा वही उस वीक में हो जाए. We'll wind up the syllabus by mid-October because we always wind up the syllabus 1 month before the exam. We'll try to wind up even earlier. दुर्गा पूजा वगैरह का डेट्स देख लूँगा, ट्राई कि उसके पहले वाइंड अप हो जाए. So we'll do that. We'll have your mock papers, practice sessions and everything. So this is how we plan to go about it. और बोलिए कोई क्वेश्चन. आप लोगों को प्रैक्टिस, आप लोगों को इंस्टीट्यूट का गाप का पेपर्स नहीं देखना पड़ेगा, आप लोग ट्राई से पढ़ेंगे, क्योंकि इतना भी बहुत ज़्यादा है. इफ यू नोटिस है दिस इज ऑल्सो अ लॉट. सो दिस अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस वगैरह का सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड. और जो भी एक्स्ट्रा कुछ लगेगा तो वो दे दूंगा, नोट्स वगैरह. बोलिए. ओके, सॉर्टेड अबाउट द कंटेंट. एनी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट और एनीथिंग, हाउ टू स्टडी और एनीथिंग? ओके, ठीक है.